हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फर्स्ट क्लास होंगे और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। मैं फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स की सीरीज में आज आपसे बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। चलिए बात शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे बहुत ही जल्दी से आपको बातें समझ में आ जाएं। फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स। आप जैसा जानते हैं मैंने आपके लिए डिटेल्ड वन शॉट की सीरीज भी बना दी है, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, डेरिवेशन सब बना दिए हैं। ये नीचे आपको जो शीट दिख रही है उस शीट में देखिए वन शॉट, पीवाईक्यूज, डेरिवेशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू 30 मिनट्स की जो सीरीज चली वो सब मिलेगी। चैप्टर्स के सामने जो लिंक लगे हैं यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा। इसको नाम दिया मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी का। इसका लिंक कहां मिलेगा आपको? इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक करके वहां जा सकते हैं। जो बच्चे ये वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आपको नोट्स बनाने में काफी मदद मिलेगी। आपके लिए दो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। पहला तो है पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 10 साल के हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फुली सॉर्ट हैं। 299 में 12th पीसीएम तीनों सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। बाजार में जाएंगे केवल फिजिक्स 300-400 रुपए का मिलेगा। तीनों सब्जेक्ट आप यहां से ले सकते हैं। साथ में क्वेश्चन बैंक, जैसा आप जानते हैं कि अब बोर्ड एग्जामिनेशन में तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, शॉर्ट, लॉन्ग, सब। तो ये सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं चारों सब्जेक्ट के साथ, पीसीएमबी के साथ, जस्ट 499 में। और मार्केट में जाते हैं तो एक बुकलेट 700-800 रुपए की मिलती है। तो यहां इसकी हेल्प हो जाएगी। जो बच्चे चाहते हैं कि पीवाईक्यूज का कोर्स या क्वेश्चन बैंक ऑल इन वन लेना चाहते हैं वो कहां से ले सकते हैं? उसके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और इन कोर्सेज को ले लीजिए और शानदार प्रिपरेशन पे आगे बढ़ जाइए। चलिए बात शुरू कर लेते हैं जिस वजह से वीडियो बन रहा है, यानी पढ़ाई की। मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो सरफेस से, किसी सरफेस से नॉर्मली 90 डिग्री पर क्रॉस कर रही होती हैं। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। 90 डिग्री पर टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको सिंबल है, डिनोट करते हैं फाई से, क्योंकि फाई हमने यूज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फ्लक्स के लिए भी। तो अगर आप फाई बी लिख देंगे तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ बातें बता सकेंगे कि फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड वाला। बी इसलिए लगाया गया है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है लेकिन इसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है। स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव होगा। जैसे वर्क निकालते थे, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्लस माइनस हो सकता है। इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर और इसका फॉर्मूला है फाई बी डॉट ए। ये वेक्टर्स, तो ये एरिया वेक्टर है। जैसा आप जानते हैं एरिया वेक्टर सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाता है। ये एरिया वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का बीच का एंगल थीटा। तो बी ए कॉस थीटा से आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। हम मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काफी ज्यादा लिंकेज या पूरा लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स से होता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जो वो घटना जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बनती है। किस वजह से? ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां फ्लक्स में चेंज होने वाली बात आई, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पता ही नहीं होगा तो चेंज की बात कैसे कर लेंगे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का बनना ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए यहां 3 एक्सपेरिमेंट बताए जाते हैं जिससे बहुत शानदार तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को समझ सकें। पहली जो सिचुएशन है, देखिए एक्सपेरिमेंट 1 में क्या करते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ विद स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। इसको स्टेशनरी रख देंगे, इसको हम मूव करेंगे एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर। एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर इसको स्टेशनरी रख देंगे और इस कॉइल को मूव करने लगेंगे। दो एक्सपेरिमेंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो यहां पर लिखा हुआ है वो है कि ये जो दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल में हम करंट को फ्लो करेंगे और हम देखेंगे कि दूसरे कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, इसमें भी करंट मोमेंटरी चालू हो जाती है। तो आखिर इसमें तीनों एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, एक एक करके इन एक्सपेरिमेंट को सामने लाएंगे और समझेंगे। चलिए पहले एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं जिसमें हम कर क्या रहे हैं? इस वाले कॉइल को स्टेशनरी रखा है। देखिए V बराबर 0 का मतलब स्टेशनरी, और इस मैग्नेट को हम लोग मूव कर रहे हैं। तो कॉइल है स्टेशनरी, मैग्नेट है मूविंग। तो मैग्नेट को अगर हम पास ले जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल हम पास ले जा रहे हैं, तो इस कॉइल से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाती हैं, यानी फ्लक्स बढ़ रहा होता है। इसकी वजह से हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है कि इसके अंदर करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। फिर दूसरी घटना में क्या करते हैं?
इस मैग्नेट को हम दूर ले जाते हैं इससे, तो इससे जाने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है वो घट रही होती है। फिर करंट हम देखते हैं, लेकिन इस बार करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पहले वाली करंट से अपोजिट डायरेक्शन में। यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा या घट रहा तो हम देख रहे हैं करंट फ्लो हो रही, लेकिन बढ़ते वक्त करंट का डायरेक्शन कुछ और है, और जब घट रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स तो करंट का डायरेक्शन कुछ और है। तो यहां पर यह बात हम देखिए कंक्लूजन के तौर पे आता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस, या आप लिखिए जो इंड्यूस्ड करंट चेंज करती है नॉर्थ साउथ मूविंग टुवर्ड्स अवे द कॉइल। मतलब जब हम इसको पास ला रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन कुछ और है, और जब हम वापस ले जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। और जैसे ही इस मैग्नेट को हिलाना बंद कर देते हैं, हम देखते हैं कि करंट, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू उस समय क्या हो जाती है, 0। ये घटना पहले एक्सपेरिमेंट से समझ में आती है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, इस वाले मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं v बराबर 0, और इस कॉइल को मूव कर रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, एक बार इसको पास लाते हैं कॉइल को, और एक बार देखिए यहां पर इसको हम दूर ले जा रहे हैं। इसमें भी वही रिजल्ट मिलते हैं जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमको मिले थे। यानी कि पास ले जा रहे हैं तो करंट बनी, लेकिन दूर ले जा रहे हैं तो करंट तब भी बनी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। साथ में हमने देखा कि अगर हम इसको तेजी से दूर या पास ले जाते हैं तो उस समय करंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। इफ रिलेटिव मोशन इज फास्ट, इंड्यूस्ड आई या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाई। तो ये भी समझ में आता है, तेजी से करेंगे तो ज्यादा इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको मिलने वाला है। और मूविंग कॉइल एंड स्टेशनरी मैग्नेट का ये एक्सपेरिमेंट था, जैसे मैंने आपको बताया। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। यहां पर 2 कॉइल्स हमारे पास हैं, इसे हम प्राइमरी कह रहे हैं, इसको हम सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, वैसे ही जो यहां पर हम देखते हैं बाजू में मोमेंटरली करंट इंड्यूस हो जाती है, और जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं यहां पर फिर से इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में। यही बात लिखा है कि की को क्लोज करेंगे तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है जी में, गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब है इंड्यूस्ड करंट पैदा हुई है, और की को जब ओपन कर रहे हैं तो मोमेंटरली डिफ्लेक्शन फिर से जी में होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर भी देखा स्विच ऑन या ऑफ करने पर दोनों में आई पैदा हो रही है, लेकिन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये तीनों एक्सपेरिमेंट जो हो जाते हैं, इनके बेसिस पे हम कंक्लूड क्या करते हैं। तो देखिए कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है, ये बोलता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जो कि किसी क्लोज सर्किट से लिंक्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां पर हमेशा इंड्यूस्ड करंट सेटअप होती है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज चेंजेस, देन इंड्यूस्ड करंट बनती है। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट अगर ज्यादा है, जो लिंक्ड है क्लोज सर्किट पे, हायर द रेट, अगर आपका रेट ज्यादा है चेंज होने का, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। 2 बातें हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है एसोसिएटेड विद द कॉइल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट बनेगी। ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है तो वो ज्यादा बनेगी। इतनी बात यहां पकड़ में आती है। अब इसी बेसिस पे लॉज बना दिए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। 2 लॉज यही बात कहते हैं। पहला लॉ क्या है, फैराडे का लॉ। फैराडे का लॉ क्या बताता है कि आखिर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट कितनी बन रही है, और दूसरा बताता है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ ये बताता है कि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा, ये बताता है लेंज लॉ। ये दोनों लॉ के बेसिस पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं। खैर आगे समझते हैं कि फैराडे साहब ने जो लॉ दिए, वो फैराडे ने अपने अंदर भी 2 लॉ दिए। तो 2 लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हैं, और फैराडे के खुद भी 2 लॉ हैं। पहला लॉ क्या बोलता है, देखिए पहला लॉ ये बोलता है कि जब भी इस कॉइल से जो एसोसिएटेड या लिंक्ड फ्लक्स है वो चेंज होता है, तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है। तो पहला लॉ केवल इतना बताता है कि इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी पैदा हो जाएगी। पहला लॉ इतनी जानकारी देता है। अब दूसरा लॉ क्या जानकारी देता है कि भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही है, कितनी हो रही है, यह बात करी जाती है फैराडे लॉ के सेकंड लॉ के अंदर। ये देखिए इस फॉर्मूले से उन्होंने बताया कि अगर हमारा d∅dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर ज्यादा होगा तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। यानी जितनी तेजी से जिस
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मोर, इफ मोर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मोर, और कितना है उसी के बराबर। अगर किसी कॉइल के अंदर n टर्न्स हैं तो यहां n से आप उस समय मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए इसके अंदर n टर्न्स हैं ऐसे, तो आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो माइनस साइन लिखते हैं पूरी तरीके से, ये जो सेकंड लॉ बातें करता है ये लेंज लॉ से आता है। ये माइनस साइन क्या बताता है, ये मैंने नीचे लिख भी दिया है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट होती है वो हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करती है। यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कोशिश करेगा वो ना घटे, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो कोशिश करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कि वो बढ़े ना, यानी उसका विरोध करेगी। यही लेंज लॉ है, और लेंज लॉ को मैंने अलग से हाईलाइट किया है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये लॉ देखिए मैंने लिख दिया कि आप नोट्स बनाने के तौर पर इस लॉ को हासिल कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज सच दैट, यानी इंड्यूस्ड करंट की जो पैदा होगी सर्किट में वो किस तरह से पैदा होगी, वो उस तरह से पैदा होगी जिससे उस कारण का वो विरोध कर सके जिससे वो बन रही है। यही बात इंग्लिश में लिखी है, सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच इज प्रोड्यूसेस इट, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा उसी का अपोजिशन, मतलब वही है कि इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये लेंज लॉ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है जिससे वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोजिशन या अपोज कर सके। इस लेंज लॉ को और बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं दो एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखता हूं जिससे और क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी। देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंज लॉ है ये। इसमें क्या किया गया है, इस कॉइल के पास आप नॉर्थ पोल, यहां ये आई बनी है यानी यहां से देख रहे हैं, तो नॉर्थ पोल इसके पास ला रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, इसमें फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा इस कॉइल में, भाई ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी ना, तो ये सोचेगा कि भाई अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं इसको नहीं बढ़ने देना है, अपोजिशन तभी होगा। लेकिन इस कॉइल के पास कोई हाथ पैर तो है नहीं कि थप्पड़ मार दे पास ना हो, तो ये क्या कर सकता है, ये कॉइल अपना नॉर्थ बना लेता है, क्योंकि ये नॉर्थ अगर यहां बना लेगा तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ रिपल करेंगे, तो इसको आने से, पास आने से इस कॉइल को, ये इस मैग्नेट को रोक लेगा। तो नॉर्थ कॉइल जब भी बनेगा, नॉर्थ पोल आप क्लॉक फेस रूल से जानते हैं, इंड्यूस्ड आई नॉर्थ डायरेक्शन में पोल अगर बनाती है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगी। ये देखिए यहां पर इधर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी करंट यहां फ्लो होनी शुरू हो जाती है। यही घटना यहां होती है जब इस मैग्नेट को आप दूर ले जा रहे होते हैं, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, भाई ये दूर हो जाएगा तो कुछ बाहर से लाइंस जाने लगेंगी, तो ये जो कॉइल है ये वो क्या करेगा कि भाई घटो ना, तो घटेगा नहीं तो क्या करेगा, ये साउथ पोल बना के इसको अट्रैक्ट करेगा जिससे कि तुम दूर नहीं जाओ। तो साउथ पोल बनाने की घटना क्या है, ये देखिए जिस तरह से डायग्राम बनाते हैं, क्लॉकवाइज करंट उस समय फ्लो होती है, तो जब इसको दूर ले जाओगे तो ये क्लॉकवाइज करंट देखिए इसके अंदर फ्लो हो रही है। तो ये लेंज लॉ के बेसिस पर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं, और उसके पीछे लॉजिक क्या है, हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोजिशन करना या विरोध करना। अगर ये पास आ रहा है तो पास नहीं आने देना, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना, और मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो घटने नहीं देना। ये लेंज लॉ है। और ये देखिए यहां पे नीचे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसके लिए मैंने एक अलग से स्लाइड भी लगा दी है कि क्या लोग पूछते हैं क्या लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, तो इसका आंसर है यस, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। किस तरह फॉलो करता है, जब आप इसको आगे ले जाते हैं, जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो यहां नॉर्थ बना लेगा ना, ये तो नॉर्थ बना लेगा, तो आप जब इसको आगे लेके बढ़ेंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज आपका विरोध कर रही तो धक्का लगाएंगे तभी तो आगे जाएगी। तो जो वर्क डन आप कर रहे होते हैं वही वर्क डन की एनर्जी ये करंट के फॉर्म में आपको शो होती है। यानी ये करंट कहां से आई, जो वर्क डन आपने मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाने में खर्चा किया है वही इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई पड़ती है। यही केस यहां होता है, जब मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, कोई चीज अट्रैक्शन में आप उसको खींच के दूर ले जाएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वही जो वर्क डन आप एनर्जी कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो आप इस केस में लगा रहे हैं, वो क्या है, इस करंट के फॉर्म में दिखने लगती है। यानी ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरी तरह फॉलो करता है, कोई ब्रीच नहीं करता, इसको तोड़ता नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, लेंज लॉ फॉलोज
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसीलिए मैंने यस लिखी, यहाँ 4 लाइनें लिखी हुई हैं जैसे बात को आप समझ जाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोशनल ईएमएफ, ध्यान रखिए कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मोशनल ईएमएफ कोर्स में नहीं है। कभी भी मोशनल ईएमएफ अलग से लिख के नहीं दिया जाता, आप इसको पढ़ लीजिएगा वरना एग्जाम में आएगा तो चूक जाएंगे। ये भावना ना रखिएगा कि कोर्स में नहीं तो छोड़ दो। खैर मुद्दे पे आ जाते हैं। मोशनल ईएमएफ, अब मोशनल ईएमएफ होता क्या है? किसी भी कंडक्टर को आप जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो कंडक्टर के अक्रॉस द कंडक्टर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है। क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशन की वजह से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। यही बात यहां लिखी है 3 लाइनों में, जो बड़ा बड़ा मैंने छाप दिया है। किसी भी कंडक्टर को यूनिफॉर्म या मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो कंडक्टर पर अक्रॉस द कंडक्टर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, और क्योंकि ये मोशन की वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। कितना पैदा होगा? ई की वैल्यू BLV, जैसे इस केस में दिखाया गया है। इसका अगर लेंथ इस कंडक्टर का, ये जो लेंथ है, ये जो कंडक्टर है, इसका लेंथ अगर L है और इसको आगे बढ़ाने की जो वेलोसिटी आपकी V है, और मैग्नेटिक फील्ड जो लगा हुआ है वो B है, जो कि क्रॉस किया है परपेंडिकुलर इनसाइड, तो इसकी टू द प्लेन E की वैल्यू BLV होगी। इसको याद रखिए, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया करिएगा। आगे की बात करते हैं कि अगर आप किसी कंडक्टिंग रॉड को, ये मैग्नेटिक फील्ड जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, आप मूव करते हैं, इसका जो एंगुलर स्पीड देते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इस कंडक्टर की लेंथ है L, तो इसके अंदर यहां पर, इसके अक्रॉस यहां पर और यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। उसकी वैल्यू होती है हाफ BL² ओमेगा। B है मैग्नेटिक फील्ड, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। और यहां पाइवट किया गया, इसके आप समझ पा रहे होंगे डायग्राम से किस तरह से घुमाया जा रहा है, तो इसको भी पकड़ के रखिए, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। अगली बात करते हैं बेटा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई मोशन ऑफ द कंडक्टर है ना, तो मोशन में उस समय उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? पहले तो लेफ्ट हैंड निकालिए अपना, ये निकाला, ठीक, उसके बाद तीनों उंगलियों को ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर दीजिए। फादर, मदर, चाइल्ड, ऐसे पकड़ के चलिए। तो ये फादर का मतलब मोशन समझ लीजिए, यहां फोर्स लगेगा, मोशन होगा। मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड करंट है। तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के काम आता है। आप समझे ना, जिस डायरेक्शन में मोशन है अंगूठा कर दीजिए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ये इंडेक्स फिंगर कर दीजिए, और मिडिल फिंगर क्या बताएगी? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। ये जो डायग्राम बना है देखिए, मोशन में अंगूठा ऊपर कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दिया है, और करंट की डायरेक्शन B to A हो जाएगी। यानी ये जो करंट फ्लो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? B to A, करंट का डायरेक्शन। आप ध्यान रखिएगा, जो सेल या कोई कंडक्टर होता है उसके अंदर माइनस से प्लस करंट फ्लो होती है। तो ये मत समझ जाना सर उल्टा बता रहे हैं। जो भी आप वो सेल लेते हैं, सेल के बाहर करंट ऐसे जाती है प्लस से माइनस, लेकिन सेल के अंदर कैसे जाती है? माइनस से प्लस। तो यहां B से A करंट का डायरेक्शन निकलेगा, जो आप आसानी से समझ पाएंगे। जरूर अपनी उंगली करके ऐसे भिड़ा के देख लीजिए, जैसे प्रैक्टिस हो जाए। तो यहां करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर हो गई है? B to A, ये डायरेक्शन है किसकी? इंड्यूस्ड करंट की। इंड्यूस्ड करंट की लिखने का कोशिश मैं कम करता हूं वरना समय लग जाएगा। 30 मिनट्स में पूरी बात आपके सामने लानी है। करंट, फोर्स एंड पावर ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कितनी इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी वैल्यू तो E/R होता है, यानी BLV/R। इस फॉर्मूले को छोटा सा याद कर लीजिए, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। फोर्स कितना लगता है? देखिए होता क्या है कि ये जब आप इस कंडक्टर को आगे बढ़ाते हैं, उसमें करंट फ्लो होने लगती है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये अपने आप इधर फोर्स लगाने लगता है। अब इस फोर्स को मैनेज करने के लिए आपको एक फोर्स इधर लगाना पड़ता है इसी के बराबर, जिससे मूवमेंट हो सके। तो आप जो फोर्स लगाएंगे वो कितना लगाएंगे? B²L² V/R, F = B²L² V/R। ध्यान रखिएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है। आपको कॉइल को मूव कराना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना फोर्स ठोकना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू इतनी होती है। इसी समय अगर बात कर दी जाए पावर कितनी डिलीवर करेंगे आप, भाई आप
एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं वो कितना डिसिपेट करेगा पावर, तो F इंटू वी मैकेनिकल पावर हो गई बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ये F को, ये F है और V से मल्टीप्लाई कर दीजिए। छोटा सा फॉर्मूला, आपके काम का फॉर्मूला है। आगे बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछते हैं चार्ज की बात कि इस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो डेल्टा फाई अपॉन आर होता है। यहां एक बात हमेशा इंपॉर्टेंट बताई जाती है कि जो डेल्टा क्यू होता है वो डिपेंड नहीं करता डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये टोटल चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है। आप समझ पाए होंगे, ये ध्यान रखना, आपसे पूछते हैं। और ये डेल्टा फाई अपॉन, ये मैंने लिख भी दिया यहां पर, मैं बता भी रहा हूं कि रेट पर नहीं डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, टोटल चेंज इन फ्लक्स इन द कंडक्टर, जो उसके अक्रॉस, जिसको वो काट रहा है। दूसरी बात आगे की करते हैं, अब आ जाता है नया टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या चीज होती है? ये वो घटना है, फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन ए चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू इट। जब किसी कॉइल में हम करंट को फ्लो करते हैं और वो बदलती है, तो उसकी वजह से इसी कॉइल में खुद में ही इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है। अब आप बैटरी में जैसे ही आप क्लोज करेंगे, तो मान लीजिए 1 एम्पियर तक करंट जानी है, तो 0 से 1 होने में धड़ से नहीं होती है, 0 से धीरे धीरे पहुंचती है 1। ये समय काफी कम होता है, लेकिन 0 से 1 बढ़ती है। तो जब ये चेंजिंग करंट जाती है, ये हो गई बैटरी वाली करंट इधर से, तो इसके अंदर खुद ही इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है, जो इसकी विपरीत डायरेक्शन में होती है। तो जब आप क्लोज कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में, जब आप ओपन करेंगे तो उसकी मदद करने लगेगी उसी करंट की, क्योंकि फ्लक्स को घटाना नहीं चाहती है। तो ये इंडक्शन, क्योंकि ये खुद में ही इंडक्शन है, इसलिए बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। चेंजिंग करंट से जो इंड्यूस्ड करंट कॉइल के अंदर पैदा हो रही है, इस फिनोमिना को ही बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। अब एक बात आती है सेल्फ इंडक्टेंस की, जिसे आप एल बोलते हैं। तो एल को 3 नाम इसके कहे जाते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या केवल सेल्फ इंडक्टेंस, या आप कह दीजिए केवल इंडक्टेंस एल। ये तीनों नाम एक ही के हैं, कोफिशिएंट या सेल्फ इंडक्टेंस या केवल इंडक्टेंस। इसको 2 मेथड से डिफाइन करते हैं। एक तो फ्लक्स वाला मेथड है कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जितनी करंट आप फ्लो करा रहे होंगे उतना फ्लक्स। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L लगा दिया, L इक्वल टू फाई अपॉन आई, इससे डिफाइन कर देते हैं। इंडक्टेंस का SI यूनिट होता है हेनरी। और दूसरा हम ईएमएफ के बेसिस पे करते हैं, तो E इज इक्वल टू माइनस एल डिफाई बाई डी टी, तो L की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन डिफाई बाई डी टी। तो देयर आर 2 मेथड्स, ये मैंने लिख दिया 2 मेथड हैं, एक तो फ्लक्स के बेसिस पे और एक फ्लक्स के रेट के चेंज होने के बेसिस पर। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपॉन डिफाई बाई डी टी। इसको तैयार रखिए, ये L की वैल्यू है। दूसरी बात करेंगे कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से सेल्फ इंडक्शन काम कर रहा है। इसको, ये सेटअप आप देख रहे हैं, इसको शुरू में इस तरह से सेट करते हैं कि जो बल्ब है, ये बल्ब बहुत फेंटली जले, बहुत धीमा जले, टिमटिमाए समझ लीजिए। और जैसे ही हम इस सर्किट को ओपन कर देते हैं, जैसे ही ओपन करते हैं, मोमेंटरली क्या होता है, एकदम से ये लपकता है, तेजी से जलता है बल्ब, ब्राइटली ग्लो ब्राइट करता है, बहुत ही मोमेंटली, क्षणिक। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम इसको ऑफ करते हैं, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसको घटने देना नहीं चाहती, तो उसी डायरेक्शन में बहुत तेज इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है और उसकी वजह से बल्ब क्षण भर के लिए तेजी से जलता है। ये एक्सप्लेनेशन है इस एक्सपेरिमेंट का। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा बहुत जाता है आपसे कि जब सर्किट में धीरा बल्ब जल रहा हो या जल रहा हो, जैसे ही सर्किट ऑफ करेंगे बल्ब लपक के एक बार मोमेंटली ग्लो करता है ब्राइट। क्यों? क्योंकि सेल्फ इंडक्शन की वजह से। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड है, देखिए इसकी लेंथ L है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर LA। ये N क्या होता है, लीनियर टर्न डेंसिटी। ये देखिए मैंने यहां पे लिख रखा है, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको आप कैपिटल N की वैल्यू कैपिटल N अपॉन N से रिप्लेस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। ये सोलेनॉइड का इंडक्टेंस है। और अगर इस सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल आप भर देते हैं, ऐसे मान लीजिए सॉफ्ट आयरन कोर भर दिया, तो ये म्यू नॉट रिप्लेस कर देंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर से, उस मटेरियल की परमेबिलिटी से। तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट म्यू आर N स्क्वायर A अपॉन L। इसी पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है,
आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लीजिएगा। ये भी पूछते हैं कि एल डिपेंड किस पे करता है, तो ये देखिए फॉर्मूले पे ही देख लीजिए, एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो एल बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो एल बढ़ जाएगा, और म्यू ऑफ द मटेरियल, म्यू का मतलब म्यू नॉट इंटू म्यू आर है, मटेरियल की बढ़ जाएगी तो भी एल आपका बढ़ जाएगा। अब अगली घटना होती है म्यूचुअल इंडक्शन की। पहली थी सेल्फ इंडक्शन, खुद में ही हो गया चेंज। अब यहां पर म्यूचुअल की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल का मतलब दो लोग होने चाहिए, म्यूचुअल दो लोग के बिना म्यूचुअल तो बनता नहीं। तो ये दो कॉइल ले लेते हैं, एक कॉइल में अगर हम करंट को फ्लो कराते हैं, जैसे स्विच ऑन किया तो मोमेंटली जब करंट यहां पे बदलती है तो जो इससे लिंक्ड सेकेंडरी कॉइल में जो करंट, जो फ्लक्स लिंक्ड है वो बदलता है, उसकी वजह से इसमें एक इंड्यूस करंट पैदा हो जाती है। तो एक कॉइल में करंट में होने वाले चेंज का असर दूसरे कॉइल में पड़ रहा है और इसमें इंड्यूस करंट पैदा हो रही है, गैल्वेनोमीटर चेक करके बता रहा है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। पहले सेल्फ इंडक्शन की बात थी, अपने में ही करंट बदल रही है, अपने में ही इंड्यूस्ड करंट। यहां पर दूसरे में करंट बदल रही है और उसका असर किसी दूसरे में हो रहा है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन की बात की जाती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या केवल म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेटा इसको भी दो तरह से डिफाइन करते हैं, फाई इज इक्वल टू एम आई। यहां पर मैंने फाई एस लिखा है कि सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल जिसमें आप देख रहे हैं फ्लक्स जो इंड्यूस करंट पैदा हो रही है, उसमें जो फ्लक्स है फाई एस कर दीजिए, और ये करंट है प्राइमरी कॉइल की, तो फाई एस अपॉन आईपी को एम से दिखा देते हैं। एम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी तरह ई की भाषा बोलेंगे तो ई इज इक्वल टू माइनस एम डिफाई बाई डी टी, यानी एम की वैल्यू डी ई अपॉन डिफाई बाई डी टी। इस तरह से इसकी डेफिनेशन आप कर देते हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है, बड़ी छोटी सी बात भाई, इसको इस प्राइमरी लिया, इसको सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है जिसमें करंट फ्लो करा रहे हो, सेकेंडरी जिसमें असर देख रहे हो। ऐसा भी तो कर सकते हो, इसको प्राइमरी ले लो, इसको सेकेंडरी। तो पहले अगर हमने ये केस माना है पीएस वाला, तो हम लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू टू, और इस पलट दिया है तो लिखोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, है ना। इसको M12 M21 कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये M12 M21 बराबर होती है, इसीलिए इसको एम कह देते हैं। यही होती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। यानी कोई भी प्राइमरी हो, कोई भी सेकेंडरी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो सेम होगा। तो किसी को प्राइमरी किसी को सेकेंडरी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थ्योरम अब इस बात को समझने में हमारी मदद कर देती है। अब आप आगे देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस है लॉन्ग सोलेनॉइड का। दो सोलेनॉइड है, ये जो पिंक कलर या कौन सा कलर आप बोलेंगे, ये छोटा वाला रेडियस का है, जो भी पीच कलर शायद बोलते हैं। तो लड़कियां देख रही होंगी तो कहेंगे कलर ही नहीं मिला सर को, तो ये शायद पीच कलर है। ये R1 रेडियस हो गई, और ये जो व्हाइट वाला बड़ा बड़ा दिख रहा है ये दूसरा कॉइल है, इसके अंदर ये छोटा कॉइल डाल रखा है, इसको व्हाइट वाले का रेडियस R2 है। तो यहां पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो होता है म्यू नॉट N1 N2 अपॉन N1 N2 A अपॉन L, या म्यू नॉट N1 N2, ये जानते हैं टर्न डेंसिटी है A इंटू L। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर जो ये एरिया लिया जाता है, ये एरिया छोटी वाली कॉइल का होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी N1 N2 तो जान ही रहे हैं, L दोनों का सिंपल रखने के लिए L दोनों का सेम लिया गया है। L इज सेम फॉर बोथ द कॉइल्स। आप बात पकड़ पाए होंगे। एरिया किसका लेना है, छोटी वाली कॉइल का, या कई किताबों में लिखा रहता है कॉमन एरिया। ये गलती ना हो बस, क्योंकि इसके बीच में ये जो स्पेस रहता है खाली, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है। सारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स रखा रहता है वो सब का सब अंदर ही वाले सोलेनॉइड में होता है। तो ये बात आप समझ लीजिए, और ये इसका फॉर्मूला लगाते वक्त ध्यान रखिएगा। आगे की चर्चा करते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन बातों पे डिपेंड करता है। तो देखिए, ये फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, तो एक तो डिपेंड करेगा N1 इंटू N2 पर, ये फॉर्मूले में आ रहा है। दूसरा कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो ए की बात मैंने की थी। तीसरा लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। अगर लेंथ, आप यहां लेंथ पे डिपेंड ना कराइए क्योंकि दो फैक्टर अलग अलग है यहां पर। तो ये लेंथ की बात यहां मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा, क्योंकि वरना आपको क्या होगा ना कि आप सोचेंगे कि एक जगह लेंथ पे बढ़ रहा है, एक जगह घट रहा है। भाई वापस आओ लिखने के लिए, ये वापस ही नहीं आ रहा है। अब रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन का क्या मतलब होता है कि ये कॉइल कितनी दूर दूर रखे हैं, दूरी कितनी है। रिलेटिव ओरिएंटेशन का मतलब है कि एक कॉइल ऐसा है तो दूसरा कॉइल किस तरह से रखा है, परपेंडिकुलर तो नहीं है। तीसरी बात, परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, इस कॉइल के अंदर
आपने कुछ भर रखा है तो उस पर भी डिपेंड करेगा म्यूचुअल इंडक्शन। ये बात और पकड़ लीजिए आप। और अगली बात हम लोग देखते हैं भाई एसी जनरेटर की। तो एसी जनरेटर का डायग्राम बना हुआ है। जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी को इस कॉइल को घुमाएंगे तो इसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है। और ये जो सेटअप है ये अल्टरनेटिंग जनरेटर है, यानी अल्टरनेटिंग करंट पैदा होती है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, ओमेगा है जिस स्पीड से आप घुमा रहे हैं इसको, और बाकी बात समझ रहे हैं। तो ई इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट की वैल्यू क्या हो गई? एन बी ए ओमेगा। इसको आप मैक्सिमम ईएमएफ भी बोलते हैं। ई नॉट की वैल्यू ये निकालने को आती है कई बार न्यूमेरिकल में, आसानी से निकाल दीजिए। ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ। ओमेगा है एंगुलर स्पीड और एफ होती है फ्रीक्वेंसी। तो एसी जनरेटर में छोटे से फॉर्मूले हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आता हुआ मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपल फॉर्मूला लगाइए, आंसर ले जाइए। और इसी के साथ बेटा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अरविंद एकेडमी। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी दिक्कत है मुझे बताएंगे, मैं उस पर वीडियो बना के आपकी मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू यू। डिस्क्रिप्शन में कई लिंक है जो आपके काम आ सकते हैं, देखना ना भूलें। गुड लक।